नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर 2019। हमारी इस खास पेशकश में हम जयपुर से इस चुनावी महासमर और ये कहें कि प्रदेश का जिस तरह से पारा मौसम में चढ़ रहा है वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ रहा है। प्रदेश में दौरे नेताओं के उन तमाम जो चीजें चल रही उसके बीच जयपुर की जनता सोचती क्या है 17वीं लोकसभा के लिए, कैसी तस्वीर होनी चाहिए, अब तक जो चुनाव है वो कैसे रहे, क्या बदलाव देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से किस तरह की उम्मीद करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जी है हमारे साथ में, जयपुर की पूर्व महापौर और भाजपा की वरिष्ठ नेता शील दबाई जी हमारे साथ में हैं, जो हमारे अतिथि बैठे हुए हैं उनके सवालों का जवाब देंगे। और तमाम जो अतिथि हमारे साथ में बैठे हुए हैं उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, आम पब्लिक भी है, कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ में ओमेंद्र दादी साहब हैं। ओमेंद्र जी, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव को मैं ये देखता हूँ कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। अभी तक के चुनाव में ये देखा गया है कि विकास की बात होती थी। इस चुनाव में यह पुलवामा की घटना है या अन्य मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। कुल मिला के ये चुनाव एक व्यक्ति का चुनाव बन के रह गया है। पूरे चुनाव में मुझे लगता है कि मोदी जी और मोदी जी का विरोध, दो ही इसी बात को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसा मैं मानता हूँ, इससे पहले ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को टारगेट करके चुनाव लड़ा जाए। इस चुनाव में ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई विकास की बात है, ना अन्य कोई एजेंडा है। केवल एक व्यक्ति को बनाना है या एक व्यक्ति को हटाना है, इसी बात का चुनाव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी के इर्द गिर्द चुनाव है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या मोदी हटेंगे, इसी को लेकर के चुनाव हो रहा है। चलिए कविता जी, क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? देखिए, ये तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेसिकली आई एम नॉट ए पॉलिटिकली इंक्लाइंड पर्सन। पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है इसको किस तरह से देखती हैं आप? बिल्कुल, आप उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एक ही व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है और जो मुद्दे हैं वो इतने ज्यादा क्या कहना चाहिए, दे आर नॉट यूजफुल फॉर पीपल ऑफ दिस कंट्री। जो आम जनता है, जो गरीब है या जो डिप्राइव्ड लॉट है, उनके लिए वो मुद्दे यूजफुल नहीं है जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा। और मैं कुछ नहीं कहूंगी, बहुत सारी बातें हैं मगर इस तरह से मैं नहीं बोल सकती यहाँ पर। शुक्रिया आपका। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा। यह जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मोदी जी के इर्द गिर्द है। एक तबका कहता है कि मोदी जी की वापसी और दूसरा तबका कह रहा है कि मोदी जी को हटाया जाना चाहिए। केंद्रित तो हो गए मोदी जी पे। देखिए, ये चुनाव 2014 से ये जो 2019 का बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पर विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी जी हटाओ, मोदी जी हटाओ। चाहे येन केन प्रकेन उनको महागठबंधन करना पड़े, जिनकी रीति नीति जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करते थे, आज एक झुंड इकट्ठे होकर इसके लिए लड़ने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है देश की जनता है, वो ये सोच तय करके बैठी है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सुरक्षा कर सके, जो राष्ट्र की सुरक्षा कर सके, जो किसानों की। एक सवाल मेरा होगा, अब से पहले कभी राष्ट्र की सुरक्षा नहीं रही, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में थी? देखिए, बिल्कुल जो आतंकवाद जिस तरह से यहाँ पर देश में हुआ था, कांग्रेस की बात करूं, जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, बॉम्बे में हमला हुआ, उसके बाद में कोई जवाब नहीं दिया गया। वहां पर एयरबेस हमला, उसके बाद में इसे बाटला हाउस में हमला हुआ, पूना में अटैक हुआ, और जितनी जगह जगह पर जो बम ब्लास्ट हुए, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। पाकिस्तानी आए 10 सिर उड़ाकर ले गए हमारे फौजियों के, लेकिन कांग्रेस चुप रही। लेकिन आज जनता जान गई है कि अगर कोई हमला करता है, अगर 40 करते हैं तो हम 400 का वादा रखते हैं कि उनको सफाया करने के लिए। और उनके पड़ोसी की पाकिस्तान के घर में जाकर आक्रमण करके जिस तरह से हम बदला लेने का जो हमने मादा दिखाया, और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा हो गया, 44 देश इस समर्थन में आ गए। ये चुनाव मैं लौटूंगा शील जी आपके पास में। मैं एक बार जाना चाहूंगा राजीव जी के पास में। राजीव जी, ये बात लगातार कही जा रही है कि मोदी जी को हटाने के लिए ऐसे गठबंधन किए जा रहे हैं जो एक दूसरे के साथ बैठना भी नहीं चाहते थे। आपने देखा इस देश में जब से चुनाव शुरू हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विपक्ष हमेशा से गठबंधन करता था। सरकार भी बनी। सबसे पहली ऐसी मिक्स सरकार मोरारजी देसाई के कैंप के अंदर बनी। वो कौन सा गठबंधन था? मोरारजी देसाई तो शुरू से कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। बाद में सारे लोग संघ में मिले, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी, चरण सिंह जी की सरकार बनी।
ये सब बातें बेमानी है। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि छद्म राष्ट्रवाद के ऊपर इस चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। और जो भी बोला गया मुझसे पहले कि मोदी जी को इसलिए मुद्दा बनाया गया क्योंकि उनको सूट करता है कि हम लोगों का ध्यान बेरोजगारी से हटाएं, हम लोगों का ध्यान महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे हटाएं, हम लोगों का ध्यान किसानों की जो बुरी स्थिति है उससे हटाएं। हम मुद्दा बनाएं पुलवामा को, हम मुद्दा बनाएं आतंकवाद को, जिसमें पूरी तरह फेल हुए हैं। सबसे बड़ी अगर कोई किसी के खिलाफ बात जाती है तो ये वहां पे आतंकवादी हमला हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर जहां से इतना बड़ा सुरक्षा बल जा रहा था वो इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आप जो बात कर रहे हैं वो लोगों को मुद्दे से भटकाने की बात है। हिंदुस्तान की जनता 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने जो घोषणा पत्र वादे करे थे उनके बारे में पूछना चाहती है। आपने जो वादा करा था महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, उसके बारे में क्या हुआ? शिक्षा के बारे में क्या हुआ? संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या हुआ? और 5 साल में जो धज्जियां उड़ी हैं वो लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो मेरे ख्याल से जो चुनाव होगा ये वास्तव में बदलाव का चुनाव है। जनता मन बना चुकी है, कहीं पे बोल रही है, कहीं पे नहीं बोल रही है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमको मंदिर के नाम से सरकार में वापस आने की जो कोशिश है उसको खत्म करना है। हम सब लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिर बने, लेकिन उसका हम राजनीतिक रूप से उपयोग नहीं करते। तो चलिए, राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है और आपने सुना दोनों ही तरफ से। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के वक्त जो अटैक हुए है उसका कांग्रेस जवाब भी नहीं दे पाई। जवाब हालात और सरकार देती है, लेकिन कितना जवाब दिया गया और वर्तमान सरकार कितना सुरक्षा बेड़ा जो है उसमें इजाफा कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019। विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ में इस वक्त। विष्णु जी, आपने सुना शीलदा भाई जी अपना दावा कर रहे हैं, राजीव जी अपना दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद हमेशा इस मुल्क में रहा है, खत्म कभी नहीं हुआ, ये राष्ट्रवाद का तरीका बदला जा रहा है। आपको कुछ लगता है कि राष्ट्रवाद के अलावा भी कुछ मुद्दे हैं देश में? देखिए योगेंद्र जी, लोकसभा चुनाव जो है वो देश में जिस सरकार ने 5 साल राज किया वो अपने राज्य में जो राज किया उसकी उपलब्धियां गिनाए, वो तो ठीक है। आज ये सैनिकों के नाम से देश को गुमराह करना चाहते हैं। आपको बता दूं ये राष्ट्र सुरक्षा क्या बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलते हैं। जो लोग आपातकाल में जो गिरफ्तार हुए, मीसा में जो गिरफ्तार हुए, इसमें DIR में, उन लोगों को इन्होंने पेंशन दी। ये राष्ट्र विरोधी लोगों को पेंशन देते हैं और राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ सरकार बनाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। इनका दिखने का चेहरा और दिखाने का चेहरा और, इनकी नीति दोहरी नीति है। इन्हें चुनाव लड़ना है, अपने जो विकास काम किए वो बतावे। सेना हमारे देश की है, सेना भारतीय जनता पार्टी की गुलाम नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी है। सेना इस देश की है और सेना के लिए हर भारतीय आदमी तैयार है। सेना जो कहेगी भारत के इंसान वही करेगा। मगर आज ये राष्ट्रवाद के नाम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह कब तक करेंगे? 2014 में गुमराह हो गए और 2019 में गुमराह होने वाली जनता नहीं है। चलिए, जो भी है। सर, अपना नाम बता दीजिए। हरीश सिंघल एडवोकेट। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस इलेक्शन को लेकर के आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये इस बार का जो इलेक्शन है, आपने जो शुरुआत में कहा था कि मोदी जी पे केंद्रित है, ये मोदी जी पे केंद्रित मोदी जी ने खुद नहीं किया है, बल्कि मैं कहूंगा कि वन वर्सेस ऑल जो विपक्ष ने महागठबंधन करके किया है, तो ये अपने आप में मोदी जी पे केंद्रित एक हालात या कहे तो विपक्ष ने खुद ने कर दिया है। और आज जनता समझ गई है, न केवल 5 साल में जो काम हुए, विकास हुए, उसका असर आप देख सकते हैं। मोदी जी की रैली, कल भी वाराणसी में जो रैली हुई थी, उसमें जो जन सैलाब उमड़ा था, वो अपने आप में हर सवाल का जवाब है कि जनता क्या चाहती है और जनता ने क्या जनमानस बना लिया है। और रही बात सेना पर सवालों की या सबूत जो ये मांगते हैं, मैं कहूंगा कि ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा देश का नहीं हो सकता। आतंकी हमले पहले भी हमारे देश में हुए थे, सबको पता है, एक बार नहीं कई बार हुए थे, लेकिन सेना पहले भी काबिल थी, अभी भी काबिल है। लेकिन उनको फ्री हैंड देना, उनको समय पर इस चीज की अनुमति देना कि आप जाइए और पाकिस्तान को आपको लग रहा है कि पहली बार सेना को फ्रीडम मिली है?
जी बिल्कुल, ये सबके सामने है। सेना को फ्रीडम मिली है तो उन्होंने इसका उदाहरण भी पेश किया है। इन्होंने इतना जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक पहले किया और एयर स्ट्राइक बाद में किया, तो ये सबके सामने उदाहरण है कि किस तरह से आतंकी आएंगे और हमारे देश को छलनी करके चले जाएंगे, तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वापस आऊंगा वकील साहब आपके पास में, इधर से भी हाथ उठा रहे हैं जी। सेना की फ्रीडम पहली बार हुई है ऐसा कहा जा रहा है। मैं पहले अपने साथियों से ये पूछना चाहूंगा कि हमारे 40 शेरों के मरने के बाद में तुम्हारे कहने पर 300 कुत्ते मारे आए, तो क्या वो बराबरी हो गई? हमारे 40 शेर मरे और 300 कुत्तों को मार करके बीजेपी वाले कहते हमने बदला ले लिया। अरे बदला तो लिया था इंदिरा गांधी जी ने, जो 96,000 पर सरेंडर करवा के माफ कर दिया। मेरे साथियों, ये तो केवल जनता को बलगलाने वाली बात है। मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि तुम तो हो जुमलेबाज, सोच लो विचार लो, हम है समझदार, पन्न को निभाएंगे। और बुरो करो बुरो होए, भलो करो भलो होए, 15-15 लाख देखो बैंक कब आएंगे। सर काटने का हवाला तुम देते थे रोज रोज, हमें क्या पता थी तुम पैर छुआओगे। और बातन ते तूने भव्य मंदिर बनाई दी ने, हमको बता दे अच्छे दिन कब आएंगे। चलिए लौटूंगा आपके पास में, बने रहिए आप हमारे साथ में। इधर जाऊंगा जी। सर मनोहरलाल शर्मा मेरा नाम है जी। बड़े दुख का विषय है कि मोदी जी इतने बड़े आदमी होकर के, प्रधानमंत्री लेवल के आदमी होकर के, और नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तो सबको कोसते हैं। मैंने कल देखा था एक अखबार में, जब वो अपनी माताजी से प्रणाम करके अपना फार्म भरने गए थे, उस कमरे में नेहरू जी की फोटो लग रही है। तो जिसकी माँ नेहरू जी को मानती है और उसका बेटा नहीं माने, तो उस बेटे को मैं तो अपने मारवाड़ी भाषा में कपूत ही कह सकता हूँ, कोई बढ़िया नहीं कह सकता। हो सकता है अगर कोई कपूत शब्द गड़बड़ हो तो मैं उसको विड्रा करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कल कहा था वहाँ पे यानी बनारस में कि हमारे 40 जवान शहीद हुए, लेकिन उसके बदले में हमने 42 आतंकियों को मार दिया। अरे बड़े शर्म और दुख की बात है। आप पहले तो कह रहे थे हम 800 को मारिया है वहां पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक में। समझ सकते, ये तो बड़ा एक प्रधानमंत्री के लिए खेदजनक। मैं आपके पास में आना चाहूंगा जी, बोलिए आप। जैसा कि अभी ने देखा, आदरणीय अरोड़ा जी ने एक क्वेश्चन किया कि जो बेरोजगार और जो मुद्दा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वर्तमान में बनी, जिन लोगों ने, कांग्रेस के आदमियों ने, माननीय अशोक जी गहलोत ने चुनाव में आने से पहले, सत्ता आने से पहले जो वादे किए थे, मैं एक ग्रामीण देहात का आदमी हूँ, कर्ज माफी की बात की, आज वास्तव में मैं ग्रामीण देहाती हूँ। एक भी आदमी का कर्जा इन्होंने माफ किया, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए किया है। दूसरी बात, रोजगार और संविदा कर्मियों के स्थायीकरण से संबंधित का मुद्दा जो कांग्रेस का था, एक भी आदमी को धरातल पे किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने झूठे वादों के आधार पर ये सत्ता आती है। ये मैं बेरोजगार आदमियों को, अभी बात लोकसभा चुनाव की हम करें, लोकसभा चुनाव से वही सेम लोकसभा चुनाव से प्रकरण संबंधित है कि सिर्फ जो कांग्रेस जो वादे करती है, दिखावे की करती है, इससे कोई हकीकत, और पार्टियां करती है जो इम्प्लीमेंट है। बाकी पार्टियों के बारे में हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वास्तव में जो हमने देखा, अभी राजस्थान की जनता एक ठगा महसूस कर रही है, जो वास्तव में बेरोजगारों के साथ जो संविदा से संबंधित मुद्दा हो, रोजगार से संबंधित मुद्दा हो, जिन्होंने आज वर्तमान में कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं लौटूंगा जी, नाम बताइए। सर अशोक कुमार बम्बानी बोल रहा हूँ। सर मैं, कांग्रेस ने 38 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है, आप गलत बात कर रहे हैं। ये बात कही है तो अभी सरकार, सत्ता की सरकार अब आई, सरकार की सत्ता, कांग्रेस सरकार अब आई है, पहले नहीं थी। आप बोलो मीटिंग सुविधा कर्मियों के नियमित नो, आपका पानी का बिल कम आ गया, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, आप इस बात का जवाब दो। नहीं आया, अभी बात हुई, जवाब दो आप मेरे। अभी बात हुई बिजली से संबंधित जो बात है, बिल माफी की योजना माननीय वसुंधरा राजे जी ने की, अदा किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आज वर्तमान में एक आपने ये कहा कि हम केवल आप काश्तकार के खाते में सिर्फ डायरेक्ट हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काश्तकार के बिल ही नहीं आ रहा। मैं आ रहा हूँ आपके पास में। जो मुद्दों की बात की जा रही है उसको लेकर के चुनाव में किस तरह से देखा? सर मैं तो ये 5 साल का अगर ग्राफ आंकूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रष्ट पार्टी ने हुकूमत की है, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब समझते हैं कि अगर हम 5 साल में अगर ये देखें कि बीजेपी ने क्या काम किया है तो मुझे नजर आता है शून्य, और शून्य के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है। सर आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल मुद्दे तो स्पष्ट हैं,
जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। रही बात यह कि इस वक्त देश के अंदर भय का वातावरण ऐसा बना दिया गया 5 साल के अंदर, कुछ खास कम्युनिटीज में भय का वातावरण बनाया। ये क्यों लग रहा है कि ऐसा वातावरण बनाया गया? कभी ये दावा लगातार किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर, खासकर दंगों की बात की जाए तो वो कम्युनल जो टेंशन है वो अभी 5 साल में बहुत कम रही। कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। लिंचिंग के वाकयात जो है इससे पहले कभी भी नहीं हुए। सबसे यानी इसी सरकार के अंडर में लिंचिंग के वाकयात हुए हैं और एक कम्युनिटी के अंदर लगातार भय बना हुआ है और वो ये समझने लगी है कि हमारा कोई नहीं है। और ये एक विशेष बात ये हुई है कि ऐसा सांप्रदायिक वातावरण बना दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी जो कभी मुसलमानों की पार्टी होने का इल्जाम झेलती थी, वो पार्टी भी अब मुसलमानों से किनारा करती हुई नजर आ रही है। तो ये असल में असर है उस वातावरण का जो बनाया गया है। जी, लेकिन ये मुल्क तो हमारा संविधान से चलता है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये संविधान से नहीं चलाया जा रहा है, ये जो है जुमलों से चलाया जा रहा है और ये मुल्क यानी संवैधानिक संस्थाएं जो है उन पे हमले किए जा रहे हैं। खुद पार्लियामेंट के अधिकारों को कर्टेल किया जा रहा है। आप आरबीआई को देख लीजिए, आरबीआई पे हमला किया गया है, सीबीआई पे हमला किया गया है, सीवीसी पे हमला किया गया। जितनी संवैधानिक संस्थाएं उन सब पर हमले किए गए। तो ये संविधान से चलना नहीं चाहती है सरकार, बल्कि ये सरकार ये चाहती है, ये पार्टी ये चाहती है कि जब ये पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी तो ये संविधान को बदलना चाहती है। चलिए, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। वकील साहब, आप कुछ कह रहे हैं बीच में अभी। सर, मैं सबसे पहले तो अपने 15 लाख के जो इनके सवाल हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मोदी जी ने क्या कहा था, आप लोगों को याद होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि देश में इतना काला धन है, यदि आ जाए, बाहर आ जाए, तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। आप इत्मीनान रखिए, कोई भी योजना आती है तो उसे पूरा होने में समय लगता है। मोदी, काला धन 1 या 2 दिन में या 1 महीने में नहीं आता है। काला धन आने की जो प्रोसेस है वो मोदी जी शुरू कर चुके हैं। और रही बात जीएसटी और नोटबंदी पे जो लोग सवाल उठाते हैं, उसके लिए मैं टैक्स का लॉयर हूं, मैं इनकम टैक्स का लॉयर हूं। मैं खुद एक चीज कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था रोकड़ बेस्ड अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर व्यापारी जो है वो आज भी रोकड़ पर कैश में ट्रांजैक्शन करना पसंद करता है। ये आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, हम कोई घर यदि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं तो भी हमें शुरुआती दौर पे समस्या होती है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम जब शिफ्ट करेंगे तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि शुरुआती दौर पे हमें समस्या जरूर होगी, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे और हिंदुस्तान के फेवर में होंगे। चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में, आ रहा हूं जी। एक अमेरिकन अर्थशास्त्री ने कहा था कि जिस दिन मोदी ने नोटबंदी करी ना, मैंने समझा ये बहुत समझदार है, लेकिन 4 दिन बाद जब इसने 2000 का नोट निकाल दिया ना, इससे बेवकूफ प्रधानमंत्री वर्ल्ड में नहीं हो सकता। उसने काले धन को बढ़ा दिया। ये मैंने नहीं कहा, आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनेंशियल ने कहा, अगर आप लॉयर हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी के लिए और इजी कर दिया। जो अमित शाह गेम खेल रहे हैं ना बैकग्राउंड से, काले धन को सफेद। चलिए, आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा जी। बीच में कुछ कह रहे हैं, नाम बताइए अपना। विनोद कुमावत जी। विनोद जी, सर, हिंदुस्तान की जनता, हाँ, राम मंदिर, हाँ, धारा 370, 15 लाख का समर 2019। मैं एक बार फिर हमारे अतिथियों के पास जाना चाहूंगा। शील जी, 15 लाख को लेकर के आज भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राष्ट्रवाद पे भी एक बार सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ कि 50 साल में इन लोगों ने क्या करा। आज ये चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर के जो नारे लगाए, जरा इनसे पूछो कि ये चौकीदार किसकी कर रहे हैं? एक परिवार की चौकीदारी कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस जो है, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, पूरा एक एक कार्यकर्ता सिर्फ एक परिवार है जो उसकी चौकीदारी में लगे हैं। इनमें लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो जिस तरह से वो कहते हैं कि आप ये बताइए, हमारी पार्टी में कोई नहीं कह सकता कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन इनके यहाँ तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, महामंत्री कौन बनेगा, परिवार का फला सदस्य कौन बनेगा। मैं पूरे बता रही हूँ, दूसरी बात, मैं सारी बात बता रही हूँ। देखिए, जो हमने जो पास, इनके पास कोई मुद्दे है नहीं, इनके पास कोई मुद्दे है नहीं, सिर्फ और ये है कि मोदी हटाओ। क्योंकि जिस तरह से मोदी ने 5 साल में
काम किया है, किसानों की आय को दुगना करने का जो किया है, महिलाओं के लिए जो जार जार रोती थी, इन्होंने किया क्या गांवों में? महिलाओं के आंखें खराब हो गई, 50 करोड़ में जो गैस कनेक्शन दिए, हमने उज्ज्वला योजना पहुंचाई, हमने घर घर में बिजली दी। जी मैं लौटूंगा आपके पास में। राजू जी, कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी बात है कि परिवारवाद का लगातार मुद्दा इस इलेक्शन में हावी होता जा रहा है। देखिए, जो चीज इनको सूट करती है वो बोलते हैं। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में प्रेम सिंह धूमल चीफ मिनिस्टर थे, उनके लड़के अनुराग ठाकुर क्या है बीजेपी के अंदर, दुष्यंत सिंह क्या है बीजेपी के अंदर, सबको मालूम है। जो राजनीति के अंदर व्यक्ति होता है, राजनीतिक परिवार होता है, उसके अगर बच्चे राजनीति के अंदर आते हैं, मेनका गांधी, वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में उसी गांधी परिवार के हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों लोकसभा का। उनको क्यों टिकट दिया है? किसने टिकट दिया है आपने? आप बोल रहे हो ना कि राहुल गांधी नहीं कार्यकर्ता है और राहुल गांधी कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, बात सुनिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। और अभी शील जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में क्या करा है। जब देश आजाद हुआ था 20 शहरों में, गांव में बिजली थी। हिंदुस्तान के पास 4 प्लेन, 20 टैंकर थे। जहां पर स्टैच्यू सर्किल पे बैठे हुए हैं, ये बीजेपी की देन है। पीछे जो ऑफिस बना हुआ इनकम टैक्स है, बीजेपी की देन है। बिरला ऑडिटोरियम बना हुआ बीजेपी की देन है। इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशन बन गए, IIT बन गए, IIM बन गए, एजुकेशन की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, बांध बन गए, राउरकेला बन गया। चांद के ऊपर हम भेज रहे हैं, अंतरिक्ष मंगलयान भेज रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसकी सबका श्रेय खुद को लेना चाहता है। लगता है कि 2014 में मई से पहले हिंदुस्तान में कुछ हुआ नहीं था। अगर नहीं हुआ होता तो जो अपने को तथाकथित बोलते हैं कि मैं एक छोटे से काम करते हुए परिवार से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रजातंत्र दिया जिसमें राजा महाराजा नहीं, आम आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द रखा। अब ये भाई सही कह रहे थे, बांग्लादेश आजाद हो गया, किसने बनाया? लाहौर तक सेना पहुंच गई, कौन लेके गया था? ये सब बात भूल जाते हैं। ये 50 साल में हमने क्या करा, अगर नहीं करा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अटल जी की स्पीच सुनाऊं क्या? अटल जी ने कहा कि हम 50 साल में जो काम हुआ था हम उसको भुला नहीं सकते, उनको भूल नहीं सकते। ये बात मोदी जी को मालूम होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को मालूम होनी चाहिए। जो इमारत है, जो नींव का पत्थर है, जो पिलर है देश की डेमोक्रेसी का, उन्नति का, वो कांग्रेस पार्टी ने रखा। जनता वापस चाहती है कि इस देश के अंदर ऐसी ताकतें खत्म हो जो सांप्रदायिक हो, जो देश को छद्म राष्ट्रवाद पे लेके जाती हो, जो युवाओं को गुमराह कर रही हो, जो लोगों के पर एयर स्ट्राइक करके उस तरीके से घरों में स्ट्राइक करी, महिलाओं का बचा हुआ पैसा निकाल के ले गए, ऐसे लोगों को हटाना चाहते हैं। राजू जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। एक बार फिर मैं ओमेंद्र दादी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओमेंद्र जी, मुद्दे यही हैं जो हम डिबेट में सुन रहे हैं, वही मुद्दे मंच से सामने आ रहे हैं। देश में मुद्दे गौण है, मुद्दा विहीन है। जो लोग चौकीदार को चोर बताते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, खानदानी चोरों का भी मामला है इस समय। एक खानदान चोर है, कसाब को जेल में बिरयानी खिलाने वालों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप? यानी इस समय देश है आतंकवाद के खिलाफ, देश है राष्ट्रवाद के पक्ष में। ये मुद्दा केवल राष्ट्रवाद का है। पूरा जो चुनाव लड़ा जा रहा है केवल राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ा जा रहा है। जी, आपका क्या कहना है? इस बार जो है वाकई में जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनसे तो सभी दल जो है बिल्कुल विमुख हो गए। और व्यक्तिगत जो आक्षेप जो लगाए जा रहे हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, या अन्य जो मुद्दे हैं, उनसे तो बिल्कुल भटकाव हो गया है। आम जनता को भटका रहे हैं। और जो दूसरे मुद्दे हैं, व्यक्तिगत मुद्दे, जातिवाद के, वो मुद्दे हावी हो गए। मैं लौटूंगा जी, आपका नाम बताइए। राजेंद्र शर्मा जी। शर्मा साहब, चुनाव में कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? मजा तो क्या आ रहा है, एक क्यों नहीं आ रहा? पार्टी एक विशेष राष्ट्र को भ्रमित कर रही है। क्यों भ्रमित? केवल सेना के ऊपर, मतलब और सारे मुद्दे बंद हो गए और एक सेना का मुद्दा पर रखा है। मुद्दे को छोड़ देते। वैसे मुद्दे होने क्या चाहिए? मुद्दे तो बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी देना चाहिए, और महिलाओं की ये है, महंगाई की कितनी मार हो रही है। महंगाई को मोदी जी ने गुजरात के अंदर जब आधार कार्ड पे विरोध किया था, GST पे विरोध किया था, उसको अब क्यों लागू कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं? मतलब चलिए,
जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार संतानी है। मैं उन व्यक्ति विशेषों से कहना चाहता हूं जिसने अपनी आजादी में उंगली तक नहीं कटाई, वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बीजेपी वर्तमान में ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है, कौवा भी निकालो ना काला तो व्हाइट निकलता है, क्योंकि हमारी मशीन से निकला है। सामने वाला करे सब गलत, बीजेपी करे सब सही। ये तो देशद्रोही वाली बात हो गई। मैं जानना चाहूंगा कि ये सब कुछ देख रहे हैं आप, मुद्दों की बात की जा रही है, राष्ट्रवाद के अलावा को मुद्दा है देश में? देखिए, मैं आम आदमी हूँ, मैं सिर्फ आम आदमी की बात करूंगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुद्दे होने चाहिए आम आदमी के, जो मैंने अभी बताया है, न केवल आम आदमी के, हमारे यहाँ के मवेशियों के, हमारे यहाँ के जानवरों के। मैं एनिमल लवर हूँ, हमारे यहाँ की प्रकृति के मैं नेचर लवर भी हूँ। इन बड़े बड़े मुद्दों की बात मैं नहीं कर सकती। तो ये मंच से नहीं हो रहे, कहीं से भी, कहीं से आ रहे हैं इस तरह के मुद्दों की? नहीं, कोई मुद्दा इस तरह का कोई मुद्दा नहीं। पब्लिक में रिएक्शन कैसा आ रहा है अगर चर्चा नहीं हो रही है? बेसिकली जो मुद्दा है वो मुद्दा उठाया ही नहीं जा रहा है। जो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स है वहां तक हम जा ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप सुन रहे हैं ये जो रटी रटाई इन लोगों की बातें हैं, अर्थव्यवस्था पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और भी जो भी मुद्दे ये लोग बात कर रहे हैं वो हमारे मुद्दे नहीं है, आम आदमी के मुद्दे नहीं है, न गरीबों के हैं, न किसानों के हैं, न हमारी नेचर के हैं, न हमारे एनवायरमेंट के हैं। बस मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में करूंगी रिक्वेस्ट। हाँ, चलो एक बार मैं फिर कुलवाल साहब के पास एक बार आऊं। मैं कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। कुलवाल साहब, देखिए योगेंद्र जी, चुनाव हमेशा मुद्दों पे होने चाहिए और जो सरकार जो 5 साल के जो घोषणा पत्र में जो वादे करती है, सरकार उन वादों को तो भूल जाती है और झूठे वादों के आधार पर सरकार चलाना चाहती है। अगर वो वादे अगर सरकार जो 5 साल में करती है, अगर वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो चुनाव आयोग के पास ये पावर होना चाहिए कि वो व्यक्ति अगला चुनाव नहीं लड़े। जब हम लोगों पे या कोई भी आप कानून लगाते हो तो आप पे भी कानून लगना चाहिए कि आपने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में जितने वादे किए 5 साल में, अभी सवाल 5 साल, अभी कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी और कांग्रेस। मैं सवाल मोदी जी है कांग्रेस से सवाल एक, जो इस समय जो देश का वर्तमान में प्रधानमंत्री है, सवाल हमारा उससे है कि उसने 5 साल में जो वादे किए, क्या उसने वो वादे पूरे किए? वो छोटा सा सवाल है कुलवाल साहब, एक छोटा सा सवाल। वादों की बात की जा रही है और आप ही कह भी रहे हैं ये बात तक कि जो वादे करते हैं, अभी ये मैनिफेस्टो जारी होते हैं, उसकी बाध्यता होनी चाहिए देश में कि लागू हो। अब से पहले की बात करें 70 साल की, वादे कितने पूरे हो पा रहे थे? या जनता को शुरू से गुमराह किया जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जनता जागरूक जब हुई है, जब से उसको वादा दिखने लग गया है। क्यों दिखा रहे हो आप हमको वादे और क्यों कर रहे हो घोषणा पत्र जारी? आप या तो घोषणा पत्र जारी नहीं करें या वादा नहीं दिखाएं। चलिए बताइए। देखिए, आदरणीय अरोड़ा जी ने ये कहा कि देश में जो तकनीकी शिक्षा का स्तर है कांग्रेस ने सुधारा, इस चीज से मैं सहमत हूं कि सुधारा। इंजीनियरिंग कॉलेज, उनका ये कहना है कि केवल ये नहीं कहा जा सकता कि 5 साल के पहले इस देश में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया कि सबका योगदान रहा है। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, IIM कितने खुले, लेकिन आप सबसे मेरा एक अनुरोध है बीजेपी और कांग्रेस से कि कितने बेरोजगार इंजीनियर जो एक 5 लाख रुपए लगा के इंजीनियरिंग की डिग्री लाता है और उसका ब्याज का रुपया, कितने लाखों बेरोजगार इंजीनियर यहाँ डोल रहे हैं, कोई यानी घूम रहे हैं। तो केवल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने से नहीं होगा। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा सभी पार्टियों से कि उनके लिए ऐसी नीति बनाए कि जो भी बेरोजगार इंजीनियर जो है, एक स्नातक डिग्रीदार ये बेनता है, उसके 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगा के जिसने डिग्री हासिल की है उसको रोजगार की भी बाध्यता हो। ये केवल शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं हो कि केवल व्यवसाय के लिए शिक्षा के माध्यम खोलने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो। जो भी बेरोजगार इंजीनियर या वकील है, जो भी है, जितने भी पेशेवर लोग हैं, अवसर मिलने चाहिए उसे। बिल्कुल, उनको अवसर सरकारी जॉब में भी। और अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। चलिए सिंह साहब, आपका शुक्रिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए आप। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सर, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री साहब ने हमारे अक्षय कुमार से इंटरव्यू मांगा। क्या एंकर नहीं है हिंदुस्तान में? जी। क्या टीवी के? वो तो उनकी इच्छा थी। चलिए अक्षय कुमार के साथ ही बात कर लेते हैं। नहीं, ये बात नहीं की सर उन्होंने। वो हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहे कि हम एक्टर इंडस्ट्रीज को अपने फेवर में लेना चाहते हैं। उसके पीछे ये लग रहा है, ये एक सोची समझी इंडस्ट्रीज को अपने फेवर में लेने का तरीका है। मोदी जातिवाद को तो बांटा ही, अब इंडस्ट्री के परिवार को भी अलग अलग करने के फिराक में लगे हुए हैं। तो उससे क्या फायदा होगा उनको? पैसा पैसा पैसा, ये तो। एक मैं छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा आपसे कि ये 5 साल में जो कुछ हुआ, यह विवाद हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इससे पहले भी कुछ हुआ क्या देश में? देश में सारा जो कुछ आज तक हुआ, आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने क्या किया?
बीजेपी ने तो आज भी अर्थव्यवस्था का कुछ पता ही नहीं है मोदी को। आप ये तो कितनी छटनी हो गई, कर्मचारी बेचारे बाहर निकल गए। अभी जेड के अंदर कर्मचारी छटनी हो गई, टाटा ने छटनी कर दी 5500 आदमियों की। चलिए मैं लौटूंगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं साहब? अभी कुछ देर पहले मेरी बहन शील दवाई जी ने ये कहा कि 14 से पहले भ्रष्टाचार हुआ। चलो उन्होंने ये तो माना कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि 14 से पहले वो प्रधानमंत्री रहे। बोलिए। देश की स्थितियां बहुत खराब है, सारी बेरोजगारी चढ़ गई है, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई है देश में नोटबंदी के बाद। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा तो वो खरीदारी कैसे करते? तो नोटबंदी के बाद में अगर आपके पास पैसा था वो खत्म कैसे हो गया? वो तो बदल गया ना, तो आपको बदले में कुछ तो मिला होगा पैसा भी। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आपने 500 का नोट जमा कराया तो 500 रुपए नहीं मिले? कईयों के तो बेकार गए ना, वो समझते ही नहीं थे नोट ही बेचारों के, उनके तो कचरे हो गए, उद्योगपतियों के नोट जमा हो गए, बक्से के बक्से। चलिए आप कुछ कहना चाह रही हैं, अपना नाम बता दीजिए, फरमाइए आप। मेरा नाम प्रियंका शर्मा, मैं चूरू से हूँ। जी प्रियंका जी बताइए। और हम लोगों को कांग्रेस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। हम लोग राजस्थान में काफी कोशिशें करी थी उनको आने के लिए, और हमारे संविदा कर्मियों का मुद्दा है। हम लोग 5 साल से संविदा कर्मी लगे हैं हर विभाग में, तो उनको नियमित किया जाए। चलिए ठीक है जी, मैं एक बार फिर वापस आपके पास में आना चाहूंगा। मैं बात मुद्दों की करना चाहूंगा मैं एक बार फिर आपसे कि मुद्दे जैसे होने चाहिए, एजुकेशन का मुद्दा होना चाहिए, या अच्छा ट्रैफिक हो, या कहें कि आदमी बिल्कुल एकदम सिक्योर फील करे, रोजगार के अवसर मिलें। आप लोग चर्चा भी करते होंगे, लेकिन मंच पे इनकी चर्चाएं आप सुनते हैं कभी? दरअसल इस वक्त जो है ना, मुद्दे सारे गौण हो गए हैं जी। मुद्दा सिर्फ एक रह गया है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, और दूसरी तरफ से भी तो होते होंगे। दूसरी तरफ से यह है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, जो बेरोजगारी इस 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ी है। अभी भाई ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने से कुछ नहीं होगा, रोजगार चाहिए, तो रोजगार इस सरकार ने कितने दे दिए? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? तो खान साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आपसे कि हमेशा जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है रूलिंग पार्टी की, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि हमारी वापसी हो, तो जब वापसी होगी तो अपनी सरकार की फिक्र से ज्यादा होगी। उनको वापसी की फिक्र तो है, लेकिन जो वादे किए थे वो असल में उन्होंने बेसोचे समझे वादे किए और उनको वो पूरा नहीं कर पाए। तो असल में ये होना चाहिए कि जनता के मुद्दे सामने आए। इस वक्त जो जनता के मुद्दे हैं उनको भी गौण करने की कोशिश की जा रही है। जी जी, मेमुना आपसे मैं जानना चाहूंगा कि महिलाओं से जुड़े कितने मुद्दे चर्चाओं में, पब्लिक के बीच है कुछ चर्चाएं कि हाँ महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात वर्तमान जो पीएम है उनको समझ में आनी चाहिए कि 3 तलाक का मुद्दा उठाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 तलाक का कोई मुद्दा नहीं है। ये एक धर्म से रिलेटेड है। संविधान हमारा हमें इजाजत देता है कि हम अपने धर्मों को फॉलो करें। किसी भी संविधान में नहीं लिखा कि वो किसी के धर्म के साथ हस्तक्षेप करे। दूसरी बात, महिलाओं को कोई सिक्योरिटी नहीं है। इतने रेप केस बढ़ गए हैं, इतने हैरेसमेंट के केस बढ़ गए हैं, ये इन 5 सालों में ही क्यों बढ़े हैं? और सबसे मेन मुद्दा ये है कि आपने उन रेप केस के जो मुजरिम थे उनके लिए जो सजाएं उन्होंने मुकर्रर की वो डिफरेंट क्यों थी कि 4 साल की अलग होनी चाहिए और इस एज की अलग होनी चाहिए? इज्जत तो सबकी बराबर है, चाहे 4 साल की बच्ची हो चाहे बड़ी हो, इज्जत तो सबकी बराबर है। मैं लौटूंगा वापस आपका। जी क्या शुभ नाम आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, हाँ, जो कुछ चल रहा है, हम देश की स्थिति पर बात कर रहे हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए और कैसे मुद्दे चल रहे हैं। अभी एक सवाल निकल के आया कि पूरा चुनाव या तो मोदी जी की वापसी पे और मोदी जी को हटाओ, बस 2 ही मुद्दों पे टिका हुआ है। 2 ही मुद्दों पर टिका हुआ है, लेकिन इन दोनों मुद्दों से कोई जनता को कोई फायदा नहीं हुआ ना। केवल इन्होंने तो ये कर रखा है कि कैसे इस राजनीति को चाहे तो मीडिया के द्वारा मतलब जो है कि इसको खरीद के हथिया लें, या गुंडागिर्दी से हथिया लें, या इस फिल्म हीरो वालों से हथिया लें, या जितने भी पैसे वाले उनको सबको इकट्ठा करके हम हथिया लें। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री, एक अनपढ़ देश पर शासन करना चाहता है, एक पढ़ा लिखा बेवकूफ है जिसको कुछ आता नहीं है उसको तैयारी कर रहे हैं। तो जनता को मरना है। कुल मिला के जिस देश की जनता का, जब जनता पूरी विद्रोह पे नहीं उतरेगी ना, जब तक कोई सही आदमी नहीं आएगा। तो ये विद्रोह कैसा है? विद्रोह अभी अपने आप आपको दिख रहा है ना, सबका आक्रोश दिख रहा है, लेकिन अभी आक्रोश जब जितना चरम तेजी पे बढ़ जाएगा तब इनका नाश होगा। निगम तुरंत गुंडों की राजनीति है, यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक, चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो मोदी जी हैं, इन्होंने इतने मुद्दे उठाए चुनाव से 2014 में, जो इन्होंने वादे किए सब भूल करके और एक ही मुद्दा सेना वाला लेकर के सामने आए। कोई भी मुद्दा अपना कोई बात पूरी नहीं कर पाए। चलिए
सूरज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। मुद्दा दो निकल के आ रहे हैं। एक मुद्दा तो है कि मोदी जी के इर्द गिर्द चुनाव है। एक पक्ष कहता है कि मोदी जी की वापसी और दूसरा पक्ष कह रहा है कि मोदी जी की घर रवानगी हो और प्लस एक राष्ट्रवाद के अलावा कुछ नहीं है, ये आरोप लग रहा है। देखिए योगेंद्र जी, इस देश में जब जब विपक्ष मुख्य मुद्दों से हट करके और स्वार्थ की राजनीति करता गया तो गर्त में चला गया है। आज मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश के अंदर आज हम समाज में घूमते हैं, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो लोग हो जो विदेश घूमने जाते हैं, सबको एहसास है कि पूरे इन 5 सालों के अंदर देश के लोगों का आत्मगौरव बढ़ा है और पूरे विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। चाहे सेना का मामला रहा हो, चाहे देश के अंदर टेक्नोलॉजी का मामला रहा हो। अभी आपने देखा जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर अभी आपने देखा कि आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लेकर के टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर आपने देखा उपग्रह को मारने की क्षमता भारत ने प्रदान कर ली है। वहीं पे आम आदमी आज महंगाई देखिए, आप महंगाई कहां जा रही थी, महंगाई धरती पाई हुई है। आज केवल चुनिंदा लोग हैं जिनकी आंखों में मोदी चुभ रहा है, बाकी पूरे देश के अंदर आज मोदी को लोग चाह रहे हैं। अब मैं सोनी जी से यह पूछ रहा हूँ, सोनी जी ने कहा कि पिछले 5 साल में देश ने टेक्नोलॉजी में बहुत विकास किया है। मैं इन सब के बीच में एक ही चीज चाहता हूँ कि सोनी जी ये बताएं कि 5 साल में टेक्नोलॉजी में क्या क्या विकास हुआ, जो पिछड़ा नहीं होगा इन्हीं का होगा, बताएं मेरे को। आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए आप बोलिए, छोड़ दीजिए, आप बोलिए। सर, अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, तो ये प्रश्न पूछना ही एक बहुत बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, आजादी की पार्टी है, जिसने हमें आजादी दिलवाई है। और हम आजादी के समय में किस स्थिति में थे 1947 में, और आज हम कहां हैं, इस स्थिति में इसका आकलन जनता अपने आप कर सकती है। ये सारा विकास कोई 5 साल के अंदर नहीं हुआ है, ये विकास इतने सालों में 70 साल में जाकर के हुआ है, आज जहां स्थिति हम लोगों की खड़ी है। इसलिए हम ये बात कह नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी ने विकास नहीं किया। विकास 1 दिन 2 दिन में नहीं होता, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, विकास 70 साल में जाकर के हुआ है। आप बोले साहब, अभी आए हैं, चुनाव आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है। ये चुनाव कुछ चुनावों से अलग हटके दिख रहा है आपको? बिल्कुल अलग हटके चुनाव है। झूठ का सहारा लिया जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। चारों तरफ से बोली जा रही है कि एक ही तरफ? चारों तरफ से झूठ बोली जा रही है, हर चैनल में झूठ बुलवाई जा रही है, कोई काम हो नहीं रहा और विकास का झूठा नाम लिया जा रहा है। कुछ अलग दिख रहा है। सभी पार्टियां एक जैसे कर रही है कि एक ही पार्टी कर रही है? पार्टी कर रही है, सब पार्टियां नहीं कर रही है। वो झूठ का सहारा लेने के लिए पैसा इतना पानी की तरह जनता के बीच में बहाया जा रहा है और माहौल गंदा किया जा रहा है। चलिए ठीक है जी, वकील साहब बताइए आप। देखिए, मैं एक जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, उसी विषय पे कहना चाहूंगा। रोजगार का मुद्दा, सभी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है उनसे ये सवाल करना चाहूंगा, आपकी इस बेरोजगारी के खिलाफ क्या रणनीति है या क्या आपने तैयारी की है? और रही बात बीजेपी सरकार की, स्किल डेवलपमेंट इंडिया, एक इतना बढ़िया प्रोग्राम मोदी जी ने चलाया, आप क्या बेरोजगारी की डेफिनेशन, क्या परिभाषा समझते हैं? बेरोजगारी का मतलब केवल नौकरी से नहीं होता है। बेरोजगारी का मतलब या रोजगार देने से मतलब मैं कहूंगा एक आदमी को इतना सक्षम बनाना कि वो अपना रोजगार खुद कर सके, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो। और वो स्किल डेवलपमेंट इंडिया के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया और बहुत अच्छी सफलता इसमें हासिल की। अच्छा, एक सवाल और मैं जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनसे करना चाहूंगा। आप कहते हैं 15 लाख रुपए, चलो 15 लाख रुपए की तो बात गई। मैं अभी कहता हूं 72,000 रुपए जो देने की बात आपने कही अपने मैनिफेस्टो में, उसका क्या आधार है और आप वो कैसे कह सकते हो देश की जनता का पैसा जो जनता टैक्स के रूप में देकर के जमा करती है, आप उसको कैसे 72,000 रुपए सालाना देकर के कैसे बांट सकते हो? साहब, यहाँ एक मेरा छोटा सा सवाल होगा। 6,000 रुपए किसान सम्मान के नाम पे दिए जा रहे हैं, कर्ज माफी की जा रही है, दोनों तरफ से होड़ लगी हुई है, वो कैसे होगा? वैसे क्यों सरकार का जो खजाना है, पैसे जनता के हैं, ऐसे क्यों लुटाए जाने चाहिए कोई पार्टी? देखो, हमारे देश का जो किसान है, कृषक वर्ग है, सबको पता है उसका लेवल क्या है। आज उसको उस 6,000 रुपए की जरूरत है ताकि वो अपनी कृषि आय को बढ़ा सके, अपने जो अपना एग्रीकल्चर जो है उसको अपना डेवलप कर सके, उसके लिए जरूरी खाद बीज खरीद सके। और हमारे देश की आ रहा हूं आपके पास, हमारे अतिथि, मैं एक बार जरा इनसे भी जवाब ले लूं। राजीव जी, 72,000 रुपए पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर आप लोग देंगे कैसे?
देखिए, मेरी बात का जवाब इन्होंने खुद ने दे दिया। ये जब पैसा भिजवाते हैं किसी के अकाउंट में सीधे, वो तो जायज है। अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि इस देश के अंदर ऐसे लोग बाग हैं, 20 करोड़ ऐसे लोग बाग हैं जो कि निर्धन सीमा के अंदर आते हैं, उनमें से हम लोगों को 6,000 रुपए महीना, 72,000 रुपए साल का भिजवाना चाहते हैं, क्या गलत बात है? क्या गलत बात है? उसके लिए अपने आप साधन जुटाए जाएंगे उस वक्त और वहां पैसे जाएंगे। जो आप डायरेक्ट भेज रहे हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं, अभी मेरे पास अपने इस बहस को देख के किसी ने मैसेज भेजा है, उसने मुझसे पूछा कि आप जरा सवाल पूछो कि जब एयर स्ट्राइक हो रही थी तो इस देश के एयरपोर्ट जो है किसी एक अज्ञानी परिवार को क्यों दे दिए गए। उन्होंने ये भी पूछा है कि ये भी पूछो आपके रेलवे के अंदर जो डीजल जाता था, पहले इंडियन ऑयल का जाता था, ओएनजीसी की चीज जाती थी, आज वो रिलायंस का क्यों पेट्रोल डीजल जाना शुरू हो गया। ये बात वो पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जहाँ पे बीएसएनएल चलता था उसको खत्म कर दिया गया, उनको तनख्वाह देने के लिए नहीं है, और जियो हर जगह चालू कर दिया गया। ये बातें जनता के सवाल में बीच बीच आ रही है, उसका जवाब इनको देना चाहिए और जनता चुनाव में मांगेगी। शील दावाई जी देंगे जवाब इसका। शील जी, कुछ सवाल खड़े किए हैं, राजीव जी आपके साथ ही बैठे हुए, उन्होंने क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, देखिए, जहाँ तक रिलायंस की बात करें, जियो की बात करें, तो ये ऑक्शन के तहत में उनको जो दिए गए हैं वो कोई भी ले सकता है। इसमें कोई स्पेशल ये नहीं है कि ये अंबानी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास में कहने को कुछ भी नहीं है। अगर मैं और पीछे जाऊं तो मैं ये पूछो कि अडानी जी के इनके राहुल गांधी से क्या संबंध थे, या इनके परिवार के अंबानी से क्या संबंध थे। अभी भी आप देख लीजिए, जो मुकेश अंबानी ने अभी जो इनका कांग्रेस का कैंडिडेट है उसका समर्थन क्यों किया है। तो ये सारी नहीं, उनको देखिए, आज ये सबको स्पष्ट जो हताशा नजर आ रही है, वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। तो जिनको चारों तरफ से ये लग रहा है इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। आज ये बताएं कि राहुल गांधी जी ने क्या विजन दिया है, कि आप क्या देने वाले हैं, और आपने 5 साल में कितने हितों की बात करी है। और सबसे पहले तो अब ये बताइए, अब ये कह रहे थे 72,000 रुपए एक में योगी अभी 72,000 की बात कर रहे थे। इन्होंने 1 से लेकर 10 तक की गिनती करके कहा था कि हम आपके किसानों का 10 दिन में माफ कर देंगे, हम संविदा कर्मियों को उनकी सर्विस लगा देंगे, और इतने झूठे झूठे वायदे किए कि अब उन्होंने पूरे किए। एक बात बता दीजिए, आयुष्मान योजना वहां से पैसा आया, कांग्रेस सरकार यहाँ पर दे रही है क्या? भामाशाह योजना ये बंद कर दी। सारे किसानों को जो कर्ज दिया था, जितना दिया था, उसके बाद कोई माफ नहीं हुआ। तो जनता इन पर कैसे विश्वास करे, ये बताइए। ऐसा कौन सा चेहरा है ये महागठबंधन में, ऐसा कौन सा चेहरा है जो जनता को स्वीकार हो, ये बताएं तो सही। ये किस मतलब प्रधानमंत्री जनता वोट करे, क्यों करे? मैं योगेंद्र जी, अभी एक भाई हमारे भाई यहाँ बैठे थे। कांग्रेस पार्टी अभी दिसंबर जनवरी में सत्ता में आई है, उसने 20 दिन का, 25 दिन का, 50 दिन का तो हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन 5 साल के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां बढ़ गए उसका जवाब दे दें। हम 100 दिन का जवाब नहीं मांग रहे। जब डॉलर की अगेंस्ट में रुपए की रेट 59 रुपए थी, वो कहते 45 रुपए लेके आएंगे, 70 रुपए हो गया, उसका जरा जवाब दे दें। 3 दिन से शेयर मार्केट जा रहा है, उसका जवाब दे दें। 5 साल का जवाब दे नहीं रहे। मैं 125 पॉइंट बता सकता हूं जिस पर जवाब दें। ये 50 दिन का, 60 दिन का जवाब मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जनता 2014 में जब आपने घोषणा करी थी उसके बारे में निर्णय लेगी। 5 साल में आपने काम नहीं कराए तो सत्ता से आप जाओगे, काम करते हैं तो जनता आपको वापस वोट देती। कविता जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, क्या वास्तव में इस चुनाव में झूठ का सहारा भी लिया जा रहा है? झूठ का सहारा पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ही लेती है। आप दोनों से मैं माफी मांगती हूँ। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब कोई भी पार्टी जीते, ये सब बड़े बड़े मुद्दों की मैं बात नहीं करती, मैं एक आम आदमी की बात करती हूँ। मैं बारिश होती है, मेरे घर के बाहर की जो सड़क है वहां पर गड्ढे हो जाते हैं। और अभी सड़क बनी है, जब अभी रिसेंटली जब इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले सफाई करी रात भर और सड़क बना दी। 4 दिन बाद इलेक्शन हो चुके और फिर से वो वहां पर कोई ये होते हैं ना टावर वाले, ये लोग गड्ढा वड्ढा करके, और अभी भी आप देख सकते हैं जाकर गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, गंदगी, वो गाड़ी आती है एवरीडे, लेकिन आज भी आपको गंदगी वहां पर बराबर मिलेगी। गाड़ी आती है, कचरा ले जाती है, लेकिन किस तरीके से वो कचरा ले जा रही है उसके लिए इतने परेशान हैं हम लोग। आप देखिए, घर के आदमी कचरे की वो लेकर नहीं सामने खड़े हो सकते हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है,
बड़ी बातें होनी चाहिए, ये कह रहे हैं राजनीतिक दल। तो बड़ी बातें कर ही रहे हैं ना, बड़ी बातें तो कर रहे हैं। मैं तो एक आम आदमी हूं, तो मैं आम आदमी की बात करूंगी जी। लेकिन हो रहा है, आपको लगता है कि मंच जो है राजनीतिक मंच, उनसे बड़ी बातें हो रही हैं? मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, बड़ी बातें ही करते हैं ये लोग, जो आपस में सारे ये खूब पढ़ के रट के डिबेट करने में माहिर हैं सारे के सारे, चुप नहीं हो रहे हैं। एक बोल रहा है तो इनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं कहने के लिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स रखे, मैं इन लोगों से पूछना चाह रही हूँ, आप में से कोई भी पार्टी आए, क्या आप इस बात को ध्यान रखेगी? इस बात का बताइए, आप बताइए। जिस तरह गंदगी और कचरे की जो ये बात कर रही है, जिससे रही है ना ये, तो अभी जिस तरह से मेयर बदले हैं, वो कांग्रेस के जो मेयर हैं, उन्होंने टेंडरों में गड़बड़ की है, वो कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ रही है। तो परिस्थिति अभी की कह रहे हैं, अभी की कह रही है, ये अभी की बात बता रही है, ये अभी की बता रही है। माफी चाहूंगा, आप लोग सभी आए, लेकिन समय की कमी है, समय की कमी को हम ध्यान में रखते हुए आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हमने जनता के सामने, आखिर जनता सोचती क्या है, आपके साथी जो चैनल्स पर बैठे हैं बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में जनता की बात कर पा रहे हैं। हमने महज एक बानगी रखी है जन टीवी के माध्यम से कि देश की सियासत को जयपुर की जनता में कुछ लोगों से भी अगर बात की जाए तो कैसे देखते हैं। दो बातें निकल के आ रही हैं कि राष्ट्रवाद के साथ साथ यह इस बार का चुनाव मोदी रहे या जाए, इस पे लड़ा जा रहा है, या फिर लड़ा जा रहा है जो बिल्कुल सरकार की फिक्र है। सरकार की फिक्र आने वाले को भी फिक्र है इसकी, और जाने अगर सरकार नहीं बनती है तो भी फिक्र है, यानी कि वर्तमान जो सरकार है उसको भी फिक्र है कि हमारी वापसी होगी या नहीं होगी, और जो आना चाहते हैं उनको भी इसकी फिक्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और महासमर 2019 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।